Hello everyone. So welcome once again in our video lecture of e-spoken. So friends, as we have studied different kinds of many contents of English grammar, today we all are here and we have to learn the most important part of English grammar, that is change the narration. So of course this is the new topic. So let's move towards this topic. This is, as students' point of view, this topic is very difficult for them. But there is nothing difficult in that topic. Of course it is a little bit lengthy, but if you take all the precautions, if you refer all the written notes which we have already sent, and if you study well, then you can work very efficiently and get the assured answer in any of the sentence under change the narration. तो चलिए दोस्तों देखते हैं how to make the use of change the narration. So this is change the narration. So there are two types of speeches under narration. चेंज द नरेशन के अंतर्गत आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो प्रकार की स्पीचेस आती है. एक आती है आपकी डायरेक्ट स्पीच जिसे हम डीएस कहते हैं, दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि हमने यहाँ पर एक ट्री डायग्राम के रूप में यहाँ पर थोड़ा सा जरा समझाने का प्रयास किया है. इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू टू जस्ट understand each and every conceptual part of the change the narration, so that you can get concrete answer, 100% assured answer. So that is why we just give this. Have a look. So this is the change the narration. CN मतलब क्या होता है? CN का मतलब होता है change the narration. अब change the narration में दो पार्ट आते हैं. एक आता है डायरेक्ट स्पीच जिसे हम DS के नाम से रेफर करते हैं. दूसरा आता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच को ही आईडीएस के बेस पर उसको हमने एब्रिवेट किया हुआ है. अब देखिए, आपको डायरेक्ट का वाक्य अगर दिया गया है तो आपको इनडायरेक्ट करना है, और इनडायरेक्ट का वाक्य अगर दिया है तो आपको डायरेक्ट करना है. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा, दैट इज कॉल्ड एज चेंज द नरेशन. इसी भाग को आपको चेंज द नरेशन कहते हैं. अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कैसे ढूंढना है, इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य को कैसे अपने को मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे ढूंढना है, और फिर अगर देखा जाए तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, और कन्वर्ट करते समय क्या अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं मुख्य सेंटेंस में, वो भी हम इसमें देखेंगे. सो फ्रेंड्स, चेंज द नरेशन अगर देखा जाए तो चेंज द नरेशन कुल मिलाकर 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है. देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन विच चेंज द नरेशन मीन्स द सेंटेंस इज गिवन and we have to convert it into if the sentence is in DS, we have to convert it in IDS, or if the sentence is given in IDS, so we have to do the vice versa. Right? This is what the same thing. तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इसके पहले भी हमने सीखा है कि there are 4 major parts or types of sentences. तो 4 प्रकार के sentences होते हैं. एक होता है assertive sentence, जिसको हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसको हम असर्शन भी कहते हैं. तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस. दूसरा जो आता है वो आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, फिर उसमें निगेटिव इंपरेटिव भी आता है. तीसरे प्रकार का सेंटेंस जो आता है वो आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं. सो अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. वन इज वर्बल क्वेश्चन, that is also called as yes no type question, and the another one is WH question. चौथे प्रकार में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ऐसे 4 मुख्य ये टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए. लेकिन चेंज नरेशन में एक और भी पार्ट आता है, 5वां पार्ट भी आता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंटेंसेस ऑफ लेट्स. तो इसके अपने कुछ अलग नियम हैं. अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको ये कठिन क्यों लगता है?
देखो आपको ये कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हर एक सेंटेंस जो होता है, जो चेंज द नरेशन में आता है, इसके अपने चेंज द नरेशन करने के अपने खुद के अलग अलग रूल्स है। मतलब असर्टिव में अलग रूल है, इंपरेटिव्स में वो नियम कुछ चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चंस में और वो चेंज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी में तो और भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर तो रूल्स सेम रहते हैं, लेकिन कुछ नियम अगर देखा जाए तो बदल जाते हैं। इसीलिए ये पार्ट थोड़ा सा जटिल ऐसा आपको लगता है, कठिन लगता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, रिटर्न जो नोट्स आपको दिए गए हैं उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, और उसके बाद में ये वीडियो देखकर अगर जो असाइनमेंट में दिए गए जो सेंटेंसेस है वो बिल्कुल आसान तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करके अगर आपने छुड़ाया तो इसमें कोई भी कठिन नहीं है। दूसरी चीज, बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में जिसमें इंग्लिश ग्रामर है, उसमें चेंज द नरेशन का पार्ट आता ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन द रूल्स। सो दिस इज द पार्ट नंबर ए। हम पार्ट नंबर ए सीख रहे हैं। दिस इज चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का चेंज द नरेशन हम सीख रहे हैं। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके पहले हमने काफी बार ये देखा है कि असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या। तो ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, डूअर से होती है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द पॉज इज गिवन और फुल स्टॉप इज गिवन, दैट इज कॉल्ड एज द असर्टिव सेंटेंस, जिसमें एक विशेष प्रकार का डिक्लेरेशन दिया जाता है। तो अभी आपके सामने एक बार फिर से 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं, एंड वी हैव टू जस्ट गो थ्रू इट to solve this under change the narration. So are you ready? चलो, we have to move for the solving the sentence. अब देखिए पहले से आखिरी तक आपको करना क्या है चेंज द नरेशन। जैसे ऐसे एक आधा सेंटेंस दिया जाता है, एकदम आसान सेंटेंस हमने लिया, he said, यहाँ पर कॉमा है और यहाँ पर जो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है इसको ही हम कोटेशन मार्क कहते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच का महत्व यह है कि कोटेशन मार्क प्रेजेंट रहता है इसमें हमेशा। डायरेक्ट स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उसमें कोटेशन मार्क हमेशा प्रेजेंट रहता है, और इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कोटेशन मार्क नहीं होता है। इसीलिए लिखा है अपन ने नो कोटेशन मार्क, मतलब कोटेशन मार्क अब्सेंट रहेगा, मतलब प्रेजेंट नहीं रहेगा। कोटेशन मार्क में चेंज द नरेशन के पार्ट में आईडीएस वाला वाक्य, उसमें कोटेशन मार्क नहीं होता है। तो ये देखिए कोटेशन मार्क यहां पर शुरू होगा, आई कैन हेल्प ऑल माई फ्रेंड्स इन नीड, फुल स्टॉप दिया है, कोटेशन मार्क कंप्लीट किया, पहले सेंटेंस पढ़ लिया। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको एक काम करना है कि भाई वाक्य में करना क्या है, तो आपको इंस्ट्रक्शन आती है चेंज द नरेशन, या कभी कभी आपको ऐसा भी आता है कि चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे भी आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चेंज द नरेशन ऐसा दिया जाता है। अब चेंज द नरेशन दिया गया है तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वाक्य कौन से स्पीच में है। सबसे पहले स्पीच ढूंढिए, तो कौन सी स्पीच है। देखिए यहाँ पर कोटेशन मार्क दिया गया है, वाक्य अगर कोटेशन मार्क में दिया है और यहाँ पर भी कॉमा है और कोटेशन मार्क है, कॉमा इनटू इन्वर्टेड है, तो इस वाक्य को हम डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अब वाक्य का प्रकार पहचानना है अपने को, टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है। तो देखिए इसमें 2 वाक्य होते हैं। पहला वाला वाक्य कौन सा है? ही सेड, देखिए कॉमा हुआ है, फिर ही सेड, और फिर कोटेशन मार्क में जो दिया गया वाक्य है वो है आई कैन हेल्प ऑल माई फ्रेंड्स इन नीड, ये दूसरा वाला वाक्य है। समझ गए ना? तो वाक्य का प्रकार ढूंढते समय ऐसा वाक्य जो कोटेशन मार्क में दिया गया है, देखिए ये वाक्य कोटेशन मार्क में दिया है, यहां से शुरू किया गया था, यहां पर कंप्लीट हो गया, तो ये वाक्य कोटेशन मार्क में दिया है। तो ऐसे वाक्य की शुरुआत जो कोटेशन मार्क में दिया है, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, देखिए आई से हो रही है और आखिरकार फुल स्टॉप है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये असर्टिव सेंटेंस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीजें, क्यों 2 चीजें महत्वपूर्ण है?
क्योंकि अगर आपको ये पता हुआ कि ये डायरेक्ट स्पीच है तभी तो आप इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे ना, राइट और नॉट, ऐसे। और अगर आपको ये पता चला कि ये वाक्य का प्रकार कौन सा है, जैसे कि ये असर्टिव सेंटेंस है, तभी तो आप असर्टिव सेंटेंस के नियम लगाएंगे। और अगर आपने उसको गलत आइडेंटिफाई करवा दिया तो आप गलत नियम लगाएंगे, तो ऑफ कोर्स सेंटेंस बनने के पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यू आर जस्ट डूइंग ऑल द थिंग्स रॉन्ग। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ओवर देयर? सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल बी ओके, जीरो, ओके, इट विल बी रॉन्ग, द सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ऐसे, इसलिए देखिए घाई गड़बड़ नहीं करना है, टेक योर टाइम एंड वर्क इट आउट। तो डायरेक्ट स्पीच ढूंढी, असर्टिव सेंटेंस मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस भी ढूंढा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जो होती है कि भाई देखिए सेंटेंस किसने कहा, मतलब हु सेड, किसने कहा। फिर दूसरा ओके, टू हुम, ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो किसको कहा, ओके, किसने कहा ये ढूंढना है, किसको कहा ये ढूंढना है, और कहा तो फिर क्या कहा ये भी आपको ढूंढना है। ये तीनों चीज आपको ढूंढनी है, ये हमेशा ख्याल में रखिए। 3 थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, कि सेंटेंस कहा तो किसने कहा, किसको कहा और क्या कहा। तो देख लीजिए यहां पर ही सेड, उसने कहा, कॉमा इनटू इन्वर्टेड में दिया गया है, आई कैन हेल्प ऑल माय फ्रेंड्स इन नीड, मैं अपने सभी दोस्तों को उनके जरूरत के समय पर मदद कर सकता हूं। किसने कहा, उसने कहा, तो किसने कहा, ही सेड, मतलब ही ने कहा। अच्छा, किसको कहा वो नहीं दिया गया है, ओके। अब आप ये बोलेंगे कि सर दूसरे को कहा, तो यहां पर दिया थोड़ी गया है। तो भाई जो सेंटेंस में दिया है उसी को ही अपने को समझना है, अपने मन का कोई तर्क वितर्क नहीं लगाना है। अच्छा, ये सेंटेंस अगर सीन सेंटेंस होता, मतलब अगर आपके टेक्स्ट बुक का सेंटेंस होता, फिर आपको पता होता कि भैया ये ही नाम का कैरेक्टर कौन है, इसने ये सेंटेंस किसको कहा, तो बात अलग है। लेकिन अगर ये सेंटेंस अननोन है, अब मेरे लिए देखिए ये सेंटेंस अननोन है, मतलब अनसीन है, इसके पहले मैंने इस सेंटेंस को देखा नहीं, तो तब अगर देखा जाए तो मुझे बाकी का कोई भी अजम्प्ट नहीं करना है, जो दिया है उसी पर ही मुझे कायम रहना है। तो देखिए किसने कहा, तो उस ही ने कहा, किसको कहा दैट इज नॉट गिवन, वो नहीं दिया गया है, क्या कहा, तो जो कुछ भी कहा वो कोटेशन मार्क में दिया गया है। अब देखिए, अब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय ये जो कोटेशन मार्क का जो वाक्य है, इसको तो हमने पहचान लिया कि उसके वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। देखिए ये वाक्य कोटेशन मार्क में दिया है, लेकिन कोटेशन मार्क के बाहर का जो वाक्य है, ये देखिए ये वाक्य है ही सेड, है ना, कोटेशन मार्क के बाहर का वाक्य ही सेड। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आता जो है सेड, टोल्ड, आस्क्ड, आंसर्ड, रिफ्लेक्टेड, ऑर्डर्ड, ओके, एक्सक्लेम्ड, ऐसे जो वर्ब जो ये आते हैं, इससे अगर देखा जाए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो वाक्य कोटेशन मार्क के बाहर है उसमें जो आया हुआ ये वर्ब है सेड, टोल्ड वगैरह वगैरह, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए नियम हमारा ये है, ये बताता है कि वाक्य किसने कहा केवल इतना दिया है और आपके पास में यहां पर सेड दिया है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच करते समय ही सेड का ही सेड ही रखना है। और अगर वाक्य किसने कहा, किसको कहा, ये दोनों भी अगर दिया जाता तो फिर हम इस सेड का टोल्ड में कन्वर्जन करते। क्या करते, टोल्ड में कन्वर्जन करते। लेकिन अभी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि किसने कहा इतना ही दिया है, किसको कहा वो नहीं दिया है। या कभी कभी अगर यहां पर सेड टू अगर होता है तो भी हम यहां पर टोल्ड कर सकते हैं। टोल्ड टू नहीं होता, टोल्ड कर सकते हैं। सेड टू को कन्वर्ट किया टोल्ड में। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पर ये कॉमा था, ये कॉमा निकाल दिया और इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं तो फिर कोटेशन मार्क भी निकल गया। अब देखिए पहले ही सेड और आई कैन हेल्प वाला ये जो वाक्य, ये जो दो क्लॉज है, इसको जोड़ा गया था कॉमा से, लेकिन अभी हमने कॉमा निकाल दिया क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा नहीं चाहिए। तो फिर अभी ये दो सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे ना, इसीलिए इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने दैट नामक कंजंक्शन यहां पर रख दिया। अच्छा, दूसरा सवाल आता है कि दैट ही क्यों रखा? क्योंकि ये रूल है कि असर्टिव सेंटेंस में हमें दैट ही लेना पड़ता है।
okay, because the sentence is declaration and that is why we use here that. ठीक, चलिए अब देखिए कोटेशन मार्क के सेंटेंस में आ जाते हैं, है ना। अब ये तो हो गया दोनों का, दोनों वाक्य को जोड़ भी दिया दैट से, अब ये कोटेशन मार्क में आ गए। देखिए कौन बोल रहा था वाक्य, वाक्य में बोल कौन रहा है, कौन कथन कर रहा है, तो ही कर रहा है। तो ये आई जो है वो किसके लिए आया है, ही ने खुद के लिए आया रखा है। तो ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसको थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये आई आया है ही ने खुद के लिए, अगर मैं वो ही हूं, मान लीजिए कि मैं वो ही हूं जो इस सेंटेंस में दिया गया है, तो मैं आई का प्रयोग किसके लिए करूंगा, खुद के लिए करूंगा ना। ओके, तो इसीलिए आई को हम कन्वर्ट कर डालते हैं ही में। बात समझ में आ रहा है। अगर यहां पर शी होता तो ये आई का भी हम क्या करते, शी करते। अगर यहां पर मदर होता या यहां पर लेडी टीचर होता, लैंड लेडी होता, लैंड लॉर्ड होता, तो ही वगैरह करते, लेकिन फेमिनाइन जेंडर के लिए यहां पर हम शी रखते। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ओके जो रिपोर्टर है उसके हिसाब से ये हम चेंजेस करते हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद में अब देखिए ये कैन दिया है, अब ये कैन का हमें पास्ट टेंस करना पड़ता है या नहीं। ओके, ये आपके रूल में आपने दिया हुआ है कि देखिए ये जो कोटेशन मार्क में जो दिया गया वाक्य है उसमें अगर देखा जाए तो अब इसमें पास्ट टेंस करना या नहीं करना ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। आप बोलेंगे कि अभी सर रिपोर्टिंग वर्ब पर कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए रूल ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर है तो कोटेशन मार्क में दिए गए वाक्य में भी आपको टेंस की बदलाव नहीं करने पड़ते, मतलब जो टेंस है उसी टेंस में आपको वाक्य रखना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर पास्ट टेंस में है, जैसे कि यहां पर देखिए से का भूतकाल सेड है, पास्ट टेंस में, तो फिर कोटेशन मार्क में जो दिए गए वाक्य है उसमें भी पास्ट टेंस करना पड़ता है। समझे ना। कब करेंगे पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी, अगर नहीं है तो नहीं करना है, लेकिन ज्यादातर तो पास्ट टेंस में ही होता है। तो कैन का हमने क्या किया, पास्ट फॉर्म कर दिया, कौन सा, कुड किया ना, कुड है ना, वी पुट हियर। लेकिन पास्ट टेंस एक ही जगह पर किया जाता है, ऐसे नहीं कि सबका पास्ट टेंस करते जाएंगे। ओके, सबका पास्ट टेंस होता नहीं है, दैट इज रॉन्ग। तो एक का ही पास्ट टेंस करना है, जो वर्ब पहले आया उसका करेंगे। तो कैन पहले आया था तो कुड कर दिया उसका, तो फिर हेल्प का फिर से डबल नहीं करेंगे। एक वाक्य में एक ही जगह पर पास्ट टेंस होता है, तो हेल्प आ गया, फिर ऑल भी जैसे कि वैसे ही आ गया। अब देखिए ये माय आ गया, माय, तो माय किसके लिए आया है, ही जो है वो खुद के लिए यूज कर रहा है, माय, माय फ्रेंड्स। तो हमें इस फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को फिर से एक बार थर्ड पर्सनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माय का क्या करेंगे, हिज। ये हमने बताया हुआ है, द चार्ट इज गिवन, सो यू शुड रेफर इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। फिर यहां पर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स आएगा, और इन नीड ये भी अगर देखा जाए तो जैसे कि वैसे ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से आपका वाक्य हो गया कि ही सेड दैट ही कुड हेल्प ऑल हिज फ्रेंड्स इन नीड। अब यहां पर आ जाइए थोड़ा सा, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कोटेशन मार्क होता है प्रेजेंट। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो हमेशा ख्याल में रखिए कि किसने वाक्य कहा, हु इज द रिपोर्टर, टू हुम इट इज रिपोर्टेड, किसको वो वाक्य रिपोर्ट किया गया और क्या रिपोर्ट किया गया, मतलब वाक्य में क्या बताया, ये आपको हमेशा समझना है। अब इनडायरेक्ट में जब वाक्य तक तैयार करेंगे तो भाई कभी भी कोटेशन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। सो देयर इज नो कोटेशन मार्क प्रेजेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अभी ये भी वाक्य हमने आईडीएस में किया, यू कैन सी। तो ये देखिए इसमें कहीं पर भी कोटेशन मार्क नहीं है, मतलब कॉमा इनटू इन्वर्टेड नहीं, ठीक है। और जो भी वाक्य हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ मतलब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय कुछ चेंजेस किए जाते हैं वाक्य में, दिए गए वाक्य में। तो देखिए कौन से चेंजेस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना पड़ता है। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमने चेंज किया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर सेड है तो सेड ही आता है, ये बात और है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा हमें यहां पर कंजंक्शन रखना पड़ता है, ये देखिए कंजंक्शन हमने रखा, दैट रखा कि नहीं। इसके बाद में प्रोनाउंस में बदलाव होते हैं, तो देखिए ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में बदल किए हमने,
ये आई था तो इसके लिए हमने ही कर दिया, मतलब फर्स्ट या सेकंड पर्सनल प्रोनाउन को थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए, फिर टेंस के अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं। टेंस में बदलाव, ये देखिए यहाँ पर टेंस भी हमने पास्ट टेंस कर दिया, किया ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था इसलिए किया। फिर अगर देखा जाए तो फिर हेल्प में हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो इसलिए इसका अंडरलाइन हटा देते हैं। फिर अदर वर्ड्स में भी बदलाव होते हैं, ओके, तो वो तो अदर वर्ड्स तो यहाँ पर नहीं आए इसलिए हमने नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन अगले वाले सेंटेंस में हम देखते हैं, तो ये भी प्रोनाउन का बदल है। तो इस तरह के चेंजेस करके आपको कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या वाइस वर्सा करना आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में चलते हैं आगे। फिर से एक बार क्या करेंगे, बिल्कुल सही है, देखिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। फिर से एक बार हमें दिया गया सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना है। यू हैव टू फॉलो ऑल रूल्स विच आई गिव यू ऑलवेज, सेड हर फादर टू मीना। दिया है। चलो अब सबसे पहले ये क्या ढूंढेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोले हैं कि भाई अपने को सबसे पहले ओके स्पीच ढूंढनी है। तो स्पीच कौन सी है, देखिए कोटेशन मार्क में दिया है, ओके एकदम सही, देखो एकदम सही बोल रहे सुशांत। तो भाई कोटेशन मार्क में दिया गया वाक्य है, ये देखिए कोटेशन मार्क है ना, कॉमा इनटू इन्वर्टेड, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। और कोटेशन मार्क में दिया गया जो वाक्य है इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से और आखिर में फुल स्टॉप आ रहा है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। तो डायरेक्ट स्पीच है इसलिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और फिर अगर देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव के नियम लगाएंगे, क्योंकि जो वाक्य जो टेंस का है, सॉरी जो सेंटेंस का है वही रूल हमें लगाने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? एकदम आसान तरीके से और एकदम आराम से हम इसको अगर देखा जाए तो देख रहे हैं। चलिए अब कौन दिखा, किसने कहा, किसको कहा और क्या कहा, ये हमको ढूंढना है पहले। तो सबसे पहले तो देखिए, यू हैव टू फॉलो ऑल रूल्स विच आई गिव यू ऑलवेज, मतलब तुमको सारे के सारे नियम फॉलो करने हैं। विच मतलब जो मैं तुम्हें हमेशा देता हूं। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, टू मीना, उसके पिताजी ने मीना को कहा, मतलब मीना के पिताजी ने मीना को कहा, है ना दिया हुआ। तो देखिए मीना के पिताजी ने कहा, किसने कहा, मीना के पिताजी ने, किसको कहा, मीना को कहा, और क्या कहा, तो जो कुछ भी कहा वो कोटेशन मार्क में यहां पर दिया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए तो अब अगर देखा जाए तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य जो देखिए कोटेशन मार्क में जो दिया गया वाक्य है वो तो है ही अपना मेन वाक्य, लेकिन देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य इधर पीछे में दिया है। पहले हमें सामने दिया था, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य अपने को पीछे दिया है और उल्टा दिया है। तो इसको हम सामने लेके जाएंगे, सामने लेके जाएंगे और इसको सीधा भी करेंगे। तो सेड हर फादर का क्या होगा, हर फादर ओके टोल्ड मीना, ऐसा होगा। ये देखो मैंने इसको सीधा किया, सेड टू था तो सेड टू का मैंने क्या किया, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मैंने सेड टू का टोल्ड कर दिया, क्योंकि किसने कहा ये भी दिया है, किसको कहा ये भी दिया है, और वैसे भी सेड टू दिया गया है तो इसलिए हमने टोल्ड कर दिया। अच्छा हम इसमें एक और भी चीज कर सकते थे, मीनास फादर, अब देखिए हर फादर मतलब किसके फादर है, मीनास फादर है, तो हम यहां पर ले सकते थे मीनास फादर टोल्ड हर, ऐसे भी कर सकते थे, मैं बल्कि वही एग्जैक्ट होता। लेकिन अभी शुरुआती वाला चरण है, आप बोलते कि यहाँ पर सर मीना कहाँ से आ गई, हर तो आपने गायब कर दिया, तो इसीलिए मैंने जैसे के वैसे ही उसको रखा। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये कोटेशन मार्क निकल जाएगा जी, इस सेंटेंस को हमने सामने लाया, अब ये सेंटेंस बचा है अपने पास में, तो देखिए अब ये कोटेशन मार्क निकल जाएगा। तो फिर दो वाक्य हम जोड़ेंगे, किससे, दैट से जोड़ेंगे। कंजंक्शन है हमारे पास में दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए वाक्य कौन बोल रहा है, हर फादर मतलब पिताजी बोल रहे हैं। मान लो कि मैं पिताजी हूं, किसका, मीना का, और यहां पर अगर देखा जाए तो एक मीना खड़ी है, ये देखिए मैं इधर मीना भी निकाल लेता हूं, दिस इज मीना, और ये उनके फादर है, ठीक है, ऐसे कुछ तो
ओके ऐसा। अब देखिए मीना के फादर जो है वो मीना को बोल रहे हैं, मतलब फादर मीना को बोल रहे हैं, तो यू किसके लिए आएगा? फादर के लिए आएगा कि मीना के लिए आएगा? भाई अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं यू दूसरे के लिए बोलूंगा ना, या खुद के लिए बोलूंगा? बिल्कुल सही, दूसरे के लिए बोलेंगे। तो ये यू जो आया है ये मीना के लिए आया है ना, तो इसको हम हटाकर यहां पर शी करेंगे। अंडरस्टूड? मीना एक ही है इसलिए शी किया। अनेक अगर होते, प्लूरल अगर होते तो दे करते हैं। अंडरस्टूड? ऐसे मीना की जगह पर माधव होता तो फिर ही करते, ठीक है ना, यू का ही करते। अंडरस्टूड? अब देखिए ये हैव टू दिया है, क्या मैं इस हैव का अभी पास्ट टेंस करूं? ये हैव का मुझे पास्ट टेंस करना चाहिए क्या? इस हैव का मुझे पास्ट टेंस करना चाहिए क्या? बिल्कुल सही। देखो राघव जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल करना है। क्यों करना है जी? एग्जैक्टली देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, आपको हमेशा नजर रखनी है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर वाक्य का पास्ट टेंस में है तो अंदर के वाक्य में भी पास्ट टेंस करते हैं, और हैव अगर है तो यहां पर क्या करेंगे? उसका हैड करेंगे। फिर टू जैसे के वैसे ही, फॉलो जैसे के वैसे ही, ऑल रूल्स वैसे ही। देखिए एक बार पास्ट टेंस हो गया तो डबल डबल नहीं करेंगे इधर, बस एक ही जगह पर करना है। वाक्य एक, पास्ट टेंस भी एक ही जगह पर। लेकिन अब देखिए विच से ये दूसरा वाक्य जोड़ा गया है। सेकेंड क्लॉज इज कंबाइंड हियर बाय यूजिंग विच, तो ठीक है हम विच से दूसरा वाला सेंटेंस जोड़ लेते हैं, ठीक है ऐसे। अब देखिए फिर विच के बाद में आई आया है। अब मुझे बताइए आई किसके लिए आया है? कौन बोल रहा है? मीना के पिताजी बोल रहे हैं। किसके साथ बोल रहे हैं? मीना के साथ बोल रहे हैं। तो जब वो मीना को बोलेंगे तो यू बोलेंगे, तो खुद के लिए क्या बोलेंगे? आई। तो भाई इस आई का अगर देखा जाए तो हमें ये मीना के पिताजी ने अपने लिए खुद के लिए रखा है, इसलिए हमने इसका ही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? देखिए ये पिताजी के लिए है, और पिताजी तो हमेशा पुरुष ही रहेंगे ना, स्त्री तो रहेंगे नहीं, क्योंकि देखा है कभी आपने कि नहीं भाई उसके पिताजी स्त्री पिताजी थे। ओके दैट इज नॉट द मैटर, ओके दैट इज द रॉन्ग ओके पार्ट। तो भाई पिताजी है तो ही रहेगा, है ना प्रोनाउन। अब देखिए यहां पर देखिए ये दूसरा वाला क्लॉज है, तो इसमें और अभी चेंजेस होंगे। ओके पहला वाक्य था एक बार किया, दूसरा वाक्य है दूसरी बार भी अपने को पास्ट टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब वैसे था। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाएंगे। ही गेव, गिव का पास्ट टेंस किया गेव, ठीक है। अब ये यू आया है किसके लिए? जितने भी बार अभी यू आएगा मीना के लिए ही आएगा। ये जो यू आया था मीना के लिए ही आया था, ये भी यू आएगा मीना के लिए ही आएगा। लेकिन ये यू सब्जेक्ट में था, ये वाला यू जो है वो ऑब्जेक्ट में दिया गया है, तो इसके लिए इस यहाँ पर शी नहीं होगा। क्या होगा जी? बिल्कुल सही। देखो माधव बोल रहे हैं ओके सर हर आएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल ओके गेव हर, ठीक है ऑलवेज, ये जैसे के वैसे ही आएगा, दैट्स इट। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस इसमें कन्वर्ट हो गया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब दैट, शी, हैड टू, ओके और ये विच का प्रयोग करके ओके विच से दूसरा वाक्य जोड़ा था। फिर और अगर देखा जाए तो हमने प्रोनाउंस में चेंजेस किए, एक बार फिर से हमने पास्ट टेंस किया, क्योंकि दो वाक्य थे तो दो बार पास्ट टेंस किया, एक बार यहाँ किया एक बार यहाँ किया, और हर रखकर सेंटेंस बना। इट्स वेरी इजी, but you should take all the precautions, you should follow all the conditions, okay then it is easy, okay ऐसे। चलिए the third sentence is there, shall we move? सोनाली आगे बढ़ना है कि नहीं? अच्छा ठीक है चलिए ओके बिल्कुल समझ में आ रहा है, बोलते उनको आगे बढ़ना है। now it is the third sentence, teacher says, टीचर ने कहा। अब यहाँ पर says आया है पहली बार, कॉमा इनटू इन्वर्टेड में This question comes in every exam, फुल स्टॉप है, कोटेशन मार्क दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे? बिल्कुल पहले वाक्य पढ़ लिया, अब वाक्य का स्पीच अपने को पहचानना है। तो देखिए एक बार फिर से कोटेशन मार्क दिया है यहाँ पर, तो कौन सी स्पीच होगी? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा नहीं इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट स्पीच, ओके ठीक है चलो ओके मुझे आता नहीं है सेंटेंस, इसलिए मैंने ओके आपको पूछा, चलो ठीक है ओके इट्स जस्ट आई एम जस्ट किडिंग विद यू ओके वेल। तो
यह अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, डायरेक्ट स्पीच ही है एक बार फिर से। और कोटेशन मार्क में अगर देखेंगे तो दिस क्वेश्चन नाम के सब्जेक्ट से ये वाक्य आ रहा है, आखिर में फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि अभी वही चीज है, एक ही चीज कॉमन है ऐसे। तो ये हो गया, असर्टिव सेंटेंस के नियम लगाएंगे। कौन बोल रहा है? टीचर से, टीचर बोले। दिस क्वेश्चन कम्स इन एवरी एग्जाम, यह क्वेश्चन पर प्रत्येक परीक्षा में आता है। किसने कहा? टीचर ने कहा। किसको कहा? नॉट गिवन, वंस अगेन। जो कुछ भी कहा वो कोटेशन मार्क में दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब है यहां पर अभी अपना सेज, तो हमें ये जैसे के वैसे ही लेना पड़ेगा। टीचर सेज, सेज है तो सेज ही लो, ये हमने बताया था लास्ट टाइम बोले तो ओके, वी हैव गिवन इन द रूल्स, ओके ऐसे। अब ये यहां से कोटेशन मार्क निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर दो वाक्य को एक बार फिर से जोड़ेंगे दैट से। क्यों लिया दैट? बार बार देखो आपको बता रहा हूं, दैट क्यों लिया? असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए असर्टिव रहा तो दैट से ही जोड़ते हैं। देखिए अब यहां पर अगर देखा जाए तो कोटेशन मार्क के वाक्य में चलते हैं। तो देखिए दिस अगर कभी भी रहता है आपके वाक्य में तो दिस का हम क्या करते हैं? दैट करते हैं। तो ये दिस का हमने कन्वर्ट किया दैट में। लेकिन अब यहां पर देखिए टीचर सेज, ये दैट एक कंजंक्शन आया है दो वाक्य को जोड़ने को, और ये दिस का मैंने कन्वर्टेड रूप किया है दैट, तो ये यहां पर दैट आएगा। अब ये दैट ऐसे लिखने की पद्धति नहीं होती है, ये दिखने में अच्छा नहीं दिखता। तो आप दो दैट अगर एक दूसरे को लगकर अगर आए हैं तो आप दो में से कोई भी एक ही ले सकते हैं, ठीक है। कंसिडर हो जाता है कि भाई दिस का भी इन्होंने दैट किया और कंजंक्शन के रूप में भी दैट रखा। लेकिन हम क्या करेंगे और उससे ज्यादा सावधगिरी वाली चीज करेंगे कि भाई पहला जो दैट जो है वो हमने रख दिया, दूसरे दैट को ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। किसी ने हमें बोला कि भाई दिस को तो तुमने कन्वर्ट ही नहीं किया, तो हम दिखा देंगे कि भाई ये, ठीक है। वैसा होगा नहीं, ओके। आपको दो में से कोई भी एक ही लेना है, लेकिन हमने ले लिया यहाँ पर दूसरे दैट को, जो दिस का जो दैट बना उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। फिर ये क्वेश्चन जैसे कि वैसे ही आएगा। कम्स का पास्ट टेंस होगा क्या भी? कम्स का पास्ट टेंस होगा क्या? नहीं बोल रही है, देखिए श्रुति जो है वो नहीं बोल रही है, ठीक है। क्यों नहीं होगा जी? अच्छा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए कितना बढ़िया है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में नहीं है, से का सेज ही दिया है, प्रेजेंट में ही है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो अंदर के वाक्य में, मतलब कोटेशन मार्क के वाक्य में हम पास्ट टेंस नहीं करते, इसलिए कम्स का कम्स ही रखा। एंड इन एवरी एग्जाम ये भी इसको जैसे के वैसे ही हम रखेंगे, दैट्स इट। दिस इज द सेंटेंस। बहुत ज्यादा कोई चेंजेस हमें नहीं करने पड़े क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था इसलिए। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग इट? ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए अब लास्ट सेंटेंस है, दिस इज द फोर्थ सेंटेंस फॉर अस। देखिए क्या कहता है सेंटेंस। हरीश आंसर्ड देम, हरीश ने उनको उत्तर